नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह पटेल स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम पुरस्कार को 3 श्रेणियों में बांट चुके थे: अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और खेल संबंधी पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को आज हम सबसे पहले लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे महत्वपूर्ण या कहे कि विश्व का सबसे महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं और जितने भी आपके मन में शंकाएं हैं वो सारे इस वीडियो की सहायता से मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। और आप एसएससी हो, आपका बैंक हो, आपके रेलवे की एग्ज़ाम हो, पीएससी की एग्ज़ाम हो या कोई सी भी एग्ज़ाम हो, सभी जितनी भी एग्ज़ाम हैं इनमें जो नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है तो वो जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार को दोस्तों मैंने अपने स्तर पर 3 भागों में बांटा है। ठीक है, पहला रहेगा हमारा रूपरेखा। तो रूपरेखा में हम ये देख लेंगे कि पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, ये सब हम रूपरेखा के अंतर्गत देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्रमुख प्राप्तकर्ता। कुछ हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम हैं कि जिन्हें 2 बार मिला है, किन्हीं संस्थाओं को 3 बार मिला है। जैसे फिजिक्स में पहली बार किसे मिला है, किस देश को सबसे ज़्यादा बार मिला है, उनकी चर्चा हम प्रमुख प्राप्तकर्ता में कर लेंगे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे लिए रहेगा वो रहेगा नोबेल पुरस्कार और भारत की किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है और उनका क्या क्या योगदान रहा है, उनके मतलब किस उपलब्धि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार क्यों कहते हैं और किन के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। तो जो है नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ठीक है, उन्हीं के सरनेम नोबेल पुरस्कार के नाम नोबेल के नाम से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। तो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1833 ईस्वी, 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1896 ईस्वी में इटली में हुई थी। यूरोप में बहुत ज़्यादा नगरीकरण है, तो एक देश से दूसरे देश में जाना, जैसे हमारे यहाँ एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, ऐसा होता रहता है। बिजनेस के पर्पज़ से वो एक जगह से दूसरी जगह वहाँ पे जाते रहते हैं। क्योंकि जो इनके पिताजी थे अल्फ्रेड नोबेल के, उनका जो शुरुआत में जो उनका जो बिज़नेस था स्वीडन में वो ठप हो गया था, इसलिए वो कुछ ही समय बाद रूस चले जाते हैं। रूस के बाद वो यूरोप की विभिन्न कंट्रियों में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए घूमते रहते थे। ठीक है, तो वैसे ही अल्फ्रेड नोबेल के साथ भी हुआ। अल्फ्रेड नोबेल बचपन से ही होनहार थे। ठीक है, ये व्यवसाय भी रहे, इनके पिताजी का जो व्यवसाय था उसमें भी इन्होंने हाथ बटाया। ये इनकी गणित और केमिस्ट्री में बचपन से ही रुचि रही है, तो महान गणितज्ञ, वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर भी रहे। इन्होंने इंजीनियरिंग की थी। ठीक है, जो अल्फ्रेड नोबेल थे इन्होंने अपने जीवन में लगभग अनेक खोजें की, लेकिन जो 350 जो खोजे उनके तो पेटेंट इनके पास थे। पेटेंट मतलब कि वो 350 ऐसी चीज़ें थी लगभग कि जो इनसे पहले उन्हें कोई और नहीं बना पाया था। ठीक है, तो समझ लो कि दोस्तों 350 ऐसी चीज़ें पहली बार इन्होंने बनाई, तो इनके पास संपत्ति कितनी सारी होगी, लगभग $250 मिलियन की इनके पास संपत्ति थी। ठीक है, इन्होंने जो 350 जो पेटेंट थे इनमें से इनका सबसे महत्वपूर्ण जो आविष्कार था वो था आपका डायनामाइट। ठीक है, डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है जिसका पुराने भवनों को, रोड को या खनन इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग किया जाता है, डायनामाइट को चीज़ों को तोड़ने में। ठीक है, और इन्हीं के सम्मान में एक तत्व का नाम भी नोबेलियम तत्व रखा गया है। और जो पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, इसका जिक्र इन्होंने इनकी वसीयत में किया था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी नोबेल पुरस्कार की रूपरेखा। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी पहली बार दिया गया था 1901 ईस्वी में। ठीक है, और जो पुरस्कार था, पुरस्कार का जिक्र इन्होंने किस में किया था, अपनी वसीयत या अपने विल में, जो 1896 में इनकी मृत्यु हुई थी उससे पहले इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो वसीयत में पहली बात तो ये हमारे मन में ये सवाल होता है कि इनके मन में इस पुरस्कार का प्रश्न कैसे आया। तो एक बार क्या होता है कि इनके भाई की मृत्यु हो जाती है और अगले दिन वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में खबर छपती है कि मौत के सौदागर की मौत, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज़ डेथ, और गलती से इनके भाई की जगह इनका नाम लिखा था उस पेपर में। तो ये सोचते हैं कि अगर कल से मेरी भी मृत्यु हो जाती तो मैं मतलब इस समाज में इस रूप में जाना जाऊँगा कि मौत का सौदागर। तो तभी इनके मन में एक सवाल आता है कि खैर ये थे बचपन से मतलब इन्होंने शादी तो करी नहीं थी, अविवाहित थे ये। ठीक है, तो इन्होंने क्या करी, अपनी वापस विल लिखवाई, अपनी वसीयत लिखाई और कहा कि मेरे पास जितनी भी संपत्ति है उसका 94% ठीक है समाज कल्याण या मानव विकास में दिया जाए। और उसी अपनी वसीयत में इन्होंने पुरस्कार का जिक्र किया था। इन्होंने कहा था कि पुरस्कार प्राप्त करता चाहे स्वीडन का हो या ना हो, किसी भी देश का हो, उसे ये पुरस्कार मिलना चाहिए। 5 क्षेत्रों का इन्होंने अपनी वसीयत में जिक्र भी किया था, जो हम आगे अब
देखेंगे। तो इतनी बड़ी राशि थी, इतनी बड़ी राशि को मैनेजमेंट करने के लिए नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना 1900 में की गई, और उसका जो नोबेल फाउंडेशन का मुख्यालय था वो आपका स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में थी। तो जो प्रदान करता है वो नोबेल फाउंडेशन कुछ समितियां बनाता है, जैसे फिजिक्स के लिए अलग है, केमिस्ट्री के लिए अलग है, लिटरेचर के लिए अलग है। तो वो विभिन्न समितियां इनका चयन करती है व इनको पुरस्कार प्रदान करती है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, जो इसकी राशि है नोबेल पुरस्कार की राशि, अभी मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता, अभी थोड़े दिन पहले 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर थी, अभी कुछ समय 8 मिलियन हो गई थी, और जो वर्तमान में लगभग है वो लगभग है आपके 9 मिलियन एसी के 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। अगर हमारे भारतीय रुपयों में देखें तो 7 करोड़ 26 लाख रुपए एक ही क्षेत्र में। ठीक है, साथ ही इसमें एक पदक दिया जाता है, और पदक के साथ प्रमाण पत्र में पुरस्कार प्राप्तकर्ता का नाम व उसे किस लिए प्रदान किया गया उसका इसमें जिक्र होता है, जो स्वीडन के राजा के हाथ प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो इसकी चयन प्रक्रिया है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जो समितियां होती है, सभी क्षेत्रों के लिए अलग अलग समितियां हैं। तो क्या करती है कि समितियां विभिन्न नामों पर चर्चा करती है, और अक्टूबर माह में उनकी घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, अक्टूबर में प्रदान नहीं कहते, केवल क्या होती है उनकी घोषणा होती है। और 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी, तो उनकी पुण्यतिथि के दिन यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है स्टॉकहोम व ओस्लो में। अभी हम देखेंगे स्टॉकहोम और ओस्लो दोनों का अलग अलग क्या क्या मैटर है वो आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 5 ही क्षेत्रों में हुई थी। ये छठा क्षेत्र बाद में स्वीडिश बैंक ने जोड़ा था। ठीक है, ये 5 क्षेत्र आपके पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। दोस्तों चिकित्सा शास्त्र और विज्ञान या फिजियोलॉजी और मेडिसिन का मतलब जैसे अभी कोविड-19 की जो महामारी है बहुत व्यापक फैल गई है, तो उसके लिए अगर कोई मेडिसिन बनाते तो वो नोबेल पुरस्कार का जरूर हकदार होगा। और फिजियोलॉजी जो हमारे शरीर में बहुत सारे अंग है उसमें कोई विकार हो जाता तो उस विकार को दूर करने के लिए फिजियोलॉजी में भी दिया जाता है। ठीक है, तो चिकित्सा शास्त्र और विज्ञान में दिया जाता है। आपका चौथा रहेगा शांति के क्षेत्र में, 5वां साहित्य लिटरेचर, और छठा रहेगा आपका अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। ये जो 6 क्षेत्र है, 6 क्षेत्रों में से देखिए शांति के आगे लिखा है ओस्लो नॉर्वे में। तो क्या हुआ कि जब नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी तब नॉर्वे और स्वीडन एक ही देश थे, दोनों यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों का क्या हो गया, दोनों देश अलग अलग बढ़ गए, एक हो गया आपका स्वीडन और एक हो गया नॉर्वे। तो हुआ क्या कि 5 क्षेत्रों में तो स्वीडन में ही दिया जाता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और जो छठा क्षेत्र है आपका शांति, जो कि इन सभी में विशेष महत्व रखता है आपका शांति का क्षेत्र, क्योंकि विशेष महत्व रखता है। तो शांति में जो नोबेल पुरस्कार है, पीस का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ठीक है, और अर्थशास्त्र पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी इकोनॉमिक्स की, वो 1968 में हुई थी, और 1969 में पहली बार ये दिया गया था। यानी कि नोबेल पुरस्कार जब स्थापना हुई तब 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन 1969 से इसे अर्थशास्त्र में भी यह पुरस्कार दिया जाने लगा। ठीक है, अब प्रत्येक पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, 3 लोगों को दिया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा है कि साहित्य में जैसे कि केमिस्ट्री देख लो, केमिस्ट्री में से 3 बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए जिनका योगदान बहुत ज़्यादा है, तो एक ही साथ एक ही वर्ष में मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है, 3 लोगों को। अब इनके पास जो अब राशि कैसे वितरित करें उसका जो पूरा अधिकार होता है वो किसके पास होता है, चयन समिति के पास होता है। चयन समिति क्या करती है, जैसे हम मान लेते हैं कि 60 रुपये एक पुरस्कार की राशि है, तो चयन समिति के पास अधिकार है कि वो 3 व्यक्तियों में 20-20 रुपये बांटे, या एक को 30 दे दे और दोनों को 15-15 रुपये दे दे। ये अधिकार किसके पास होता है, चयन समिति के पास। ठीक है, हो सकता है 3 में से एक व्यक्ति का योगदान बहुत ज़्यादा हो और दोनों का मिलकर 2 व्यक्तियों के योगदान के बराबर एक व्यक्ति का योगदान हो, तो या तो हो सके 20-20 रुपये तीनों में बांट दे, या कर ले वो 30 रुपये एक को दे दे और 15-15 रुपये 2 अन्य व्यक्तियों को दे दे। तो अधिकतम एक क्षेत्र में 3 लोगों को दिया जा सकता है। और राशि के वितरण का अधिकार वो किसके पास होता है, चयन समिति के पास होता है। साथियों इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो ये 6 क्षेत्र हैं, सभी 6 क्षेत्रों के लिए अलग अलग समितियाँ गठित की गई है। जैसे रसायन विज्ञान में जो पुरस्कार की घोषणा है वो रॉयल अकेडमी करती है, भौतिक विज्ञान के लिए भी रॉयल अकेडमी इसकी घोषणा करती है। साथ में अगर चिकित्सा की बात करें तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट करता है जो स्वीडन में ही है। अगर हम साहित्य की बात करें तो स्वीडिश एकेडमी इसकी घोषणा करती है। शांति तो हम देख लें कि नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी घोषणा करती है शांति की। और साथ ही अर्थशास्त्र की रॉयल अकेडमी स्वीडन इसकी घोषणा करता है। ठीक है, और सभी को एक साथ ही 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि
नोबेल पुरस्कार वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये नियम कब बना था? 1974। अब 1974 से पहले ऐसे केवल 2 व्यक्ति हुए जिनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वो थे एरिक एक्सल कॉलफेल्ट, 1931 में साहित्य के लिए उन्हें दिया गया था, और एक थे डैग हैमरशोल्ड। तो अभी तक इतिहास में ऐसे 2 ही व्यक्ति हुए जिनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्हें याद कैसे रख लेंगे कि एक्सल की साइकिल का एक्सल टूटने से कॉलफेल्ट की मृत्यु हो गई, और डैग हैमरशोल्ड को डेक या डॉग मतलब कुत्ते ने काट खाया। तो एक्सल और डेक, एक्सल टूटने से कॉलफेल्ट और डॉग के काटने से डेक हैमरशोल्ड। तो इस प्रकार आप इन दोनों को याद रख लेना, ये दोनों नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देने का कोई नियम नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से लेकर 1942 मतलब 3 वर्षों तक, लगातार 3 वर्ष, 1901 से अगर देखें हम 2019 तक, तो ऐसे 3 ही वर्ष हुए हैं जब ये पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया, 1940, 1941 और 1942। बाकी किसी भी परिस्थितियों नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। हाँ, हो सकता है कि एक आध क्षेत्र में ना दिया जाए, लेकिन ऐसा कोई गैप सभी क्षेत्रों में नहीं गया, और गया तो सिर्फ अभी तक 3 ही बार ऐसा हुआ है। ठीक है, अब हम ये रूपरेखा तो हम नोबेल पुरस्कार की देख चुके हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा कि इसके प्रमुख प्राप्तकर्ता कौन कौन है। तो प्रमुख प्राप्तकर्ता हमने देखे कि नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में सबसे पहले हम देखते हैं भौतिकी। तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जो है सबसे पहली बार दिया गया था, वो दिया गया था विलियम रॉन्टजन 1901 में। 1901 में सबसे पहली बार एक्स किरणों की खोज के लिए विलियम रॉन्टजन को दिया गया था। यहाँ से एक फैक्ट आपका ये भी याद कर लेना कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? विलियम रॉन्टजन ने। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बार भी भौतिकी में ही प्रदान किया गया है नोबेल पुरस्कार। जैसे पिछली बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो ऐसा बहुत बार होता है कि किसी न किसी क्षेत्र में नहीं दिया गया था। ठीक है, तो अगर सबसे ज़्यादा बात करें कि सबसे ज़्यादा बार किस पुरस्कार को प्रदान किया गया है, तो किससे प्रदान किया गया है? भौतिकी या फिजिक्स को। ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। आगे बात करें हम रसायन या केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले जेकोबस हेनरिकस वान टी हॉफ को 1901 में। इनका क्षेत्र आपके लिए कोई याद करने लायक नहीं है, इसलिए मैंने उसका जिक्र भी यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है, अगला रहेगा चिकित्सा शास्त्र, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ठीक है, इसमें सबसे पहले 1901 ईस्वी में डिप्थीरिया जो एक संक्रमित बीमारी है, कंटेजियस डिसीज़ है, तो डिप्थीरिया की दवा बनाने के लिए एमिल वॉन बेहरिंग को, या उसकी वैक्सीन में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था, एमिल वॉन बेहरिंग को 1901 में चिकित्सा शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बेहरिंग को बच्चों के रक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि डिप्थीरिया जो है ये बीमारी प्रायः बच्चों में बहुत जल्दी होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि संख्या में सबसे ज़्यादा किन लोगों को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में दिया गया है? चिकित्सा शास्त्र में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रदान किया गया, क्योंकि हर बार अभी कोरोना की वैक्सीन बन जाती है तो 2 से 3 व्यक्ति एक साथ बनाते तो उन तीनों को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर सबसे ज़्यादा लोगों की बात करें तो किस क्षेत्र में दिया गया है? चिकित्सा शास्त्र में सबसे ज़्यादा लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। साहित्य लिटरेचर की बात करते हैं, तो लिटरेचर में सबसे पहले 1901 में सूली प्रधौम को दिया गया था। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि साहित्य का जो नोबेल है वो आज तक कभी भी 3 लोगों को शेयर नहीं किया गया है, मतलब एक साथ 3 लोगों को कभी भी प्रदान नहीं किया गया, मैक्सिमम 2। तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट आप याद करने लायक है। ठीक है, शांति की बात करें तो शांति में सबसे पहले हेनरी डुनांत व फ्रेडरिक पेसी है। फ्रेडरिक पेसी यूरोप में इन्होंने शांति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इनका योगदान है, और हेनरी डुनांत जिन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में अभी और हम थोड़ा सा आगे भी देखेंगे, थोड़ा देखना है, रेड क्रॉस सोसाइटी आपकी इम्पोर्टेंट है। हाँ, इस वीडियो को देखते देखते आप अपने साथ एक पेन और कॉपी ज़रूर रखें, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि मैं यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने उनको मेंशन नहीं किया, लेकिन वो मैं यहाँ पे आपको बोलता रहूँगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार का 6ठा क्षेत्र है। इसकी स्थापना 1968 में स्वेरिजिस रिक्सबैंक स्वीडन की 300वीं वर्षगांठ पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी, जहां अल्फ्रेड नोबेल का सारा पैसा रखा गया है। ठीक है, इसीलिए इसे नोबेल मेमोरियल अवार्ड या नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। 1969 में 68 में स्थापना हुई, और 1969 में से पहली बार रेगनर फ्रिच व जेन टिम्बरगन को प्रदान किया गया था। ठीक है, अब ये पुरस्कार सबसे लेट स्टार्ट हुआ, तो सबसे कम लोगों को और सबसे कम बार पुरस्कृत भी अर्थशास्त्र में ही किया गया है। ठीक है, तो जो आपका नोबेल पुरस्कार का 6ठा क्षेत्र है वो कौन सा है? आपका इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र। ठीक है, एक प्रश्न हमेशा आता है कि सबसे ज़्यादा बार नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सबसे ज़्यादा बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। ठीक है, इसे कुल 3 बार शांति के क्षेत्र में
तीनों बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, 1917, 1944 व 1963 में। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। और हेनरी डुनांत और उनके साथ अन्य 2 और व्यक्ति थे, लेकिन हेनरी डुनांत इसके प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं, जिन्हें भी पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में। ठीक है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, जो कि शरणार्थियों के लिए काम करता है। ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसे भी यहाँ पुरस्कार शांति के क्षेत्र में 2 बार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये जो लोगो है आपका इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस का है। अब हम देखें कि कुछ विशेष व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार 2 बार भी प्रदान किया गया है। तो ऐसे कुल व्यक्ति कितने हुए? 4 व्यक्ति। ठीक है, अभी तक केवल 4 व्यक्तियों को ही 2 बार ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार, अगर पूछे सबसे ज़्यादा बार किसे प्रदान किया गया तो हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि कितने व्यक्तियों को 2 बार प्रदान किया गया तो कितने व्यक्तियों को? 4 व्यक्तियों को। इन 4 व्यक्तियों में से सबसे पहले थी मैरी क्यूरी। ठीक है, मैरी क्यूरी को फिजिक्स में 1903 रेडियो सक्रियता के लिए और केमिस्ट्री में 1911 रेडियम निष्कर्षण के लिए। विश्व की पहली नोबेल पुरस्कृत महिला है ये मैरी क्यूरी। ठीक है, कि अगर पूछे कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस महिला को प्रदान किया गया था तो किसको किया गया था? मैरी क्यूरी को। ठीक है, जो इनका यहाँ पे फोटो भी दर्शाया गया है ऊपर मैंने। हाँ, मैरी क्यूरी। अब मैरी क्यूरी क्या था कि एकमात्र ऐसी शख्स है जिन्हें विज्ञान की 2 अलग अलग शाखाओं में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पुरस्कार नोबेल अवार्ड आपका मिला है। और जो क्यूरी परिवार है ना, क्यूरी, अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा किस परिवार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है तो क्यूरी परिवार का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने में इन्होंने सबसे ज़्यादा बार प्रदान किया गया, मतलब प्राप्त किया है। इनके क्यूरी परिवार के 5 सदस्यों ने 4 बार यहाँ पुरस्कार प्राप्त किया है। मैरी क्यूरी को 1903 में मिला, लेकिन उसी के साथ साथ इनके पति को भी 1903 में इनके साथ पेरी क्यूरी को भी मिला था। ठीक है, तो एक तो मैरी क्यूरी हो गई, एक इनके पति पेरी क्यूरी, और इनकी एक बेटी थी, उन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला है। इनके दामाद बेटी के जो पति थे उनको भी एक बार नोबेल पुरस्कार मिला है। और मैरी क्यूरी के जो पति थे पेरी क्यूरी, इन्होंने एक अन्य शादी की थी, तो उनसे उनकी जो एक संतान थी, उनकी जो एक डॉटर थी, पुत्री थी, उसे भी नोबेल पुरस्कार मिला है। तो क्यूरी परिवार में 5 लोगों को 4 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा बार किस परिवार को सम्मानित किया गया तो किस परिवार को सम्मानित किया गया है? क्यूरी परिवार को। ठीक है, और एकमात्र ऐसी महिला जिन्हें विज्ञान, या एकमात्र ऐसी शख्स जिन्हें विज्ञान की 2 अलग अलग शाखाओं में इस पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, दूसरे थे लिनस पॉलिंग। तो लिनस पॉलिंग को रसायन और शांति के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में इन्हें केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन और परमाणु हथियार के, और शांति में परमाणु हथियार के लिए इन्हें पुरस्कार से नवाजा गया है। ये एकमात्र ऐसे शख्स है कि जिन्हें 2 बार सिंगल इंडिविजुअल अवार्ड प्रदान किया गया है। इन्होंने अपना पुरस्कार कभी भी शेयर नहीं किया है, मतलब जब भी मिला तब ये सिर्फ अकेले को ही इस पुरस्कार से नवाजा गया था। तो एकमात्र ऐसे शख्स है कि जिन्होंने अपना पुरस्कार कभी शेयर नहीं किया, लिनस पॉलिंग। तीसरे जो ऐसी महान हस्ती है वो है जॉन बॉर्डिन। तो जॉन बॉर्डिन को 2 बार जो नोबेल पुरस्कार मिला वो फिजिक्स या भौतिकी में मिला है। यहाँ पे इनके वर्षों का मैंने जिक्र नहीं किया है क्योंकि वर्ष इतना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इनके लिए आपके सबसे ज़्यादा इनका नाम महत्वपूर्ण है, और इनके जो इन्होंने किस क्षेत्र, मतलब किस काम के लिए इन्हें मिला था, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जॉन बॉर्डिन को 2 बार भौतिकी या फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, इन्होंने ट्रांजिस्टर की खोज व अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था, किन्हें? जॉन बॉर्डिन को। फ्रेडरिक सेंगर को रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री में इंसुलिन व डीएनए के क्षेत्र में, एक बार इंसुलिन के क्षेत्र में और एक बार डीएनए के क्षेत्र में काम करने के लिए इन्हें पुरस्कार ये मिला है। तो ऐसी कुल कितनी हस्ती हुई? 4 हस्ती जिन्हें पुरस्कार 2 बार मिला है। इन चारों के नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक प्रश्न हमेशा पूछ लेते हैं कि सबसे कम उम्र में किसे मिला है, तो सबसे कम उम्र में किसे मिला है? मलाला यूसुफजई, जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की स्वात घाटी में रहती थी दोस्तों। स्वात घाटी में जो तालिबान थे, आतंकवादी संगठन है, वो इन्हें स्कूल जाने से मना करता था, लेकिन ये फिर भी, क्योंकि वो जो स्वात घाटी वहाँ पे महिलाओं को स्कूल जाने से मना ही थी, लेकिन इनका परिवार पूरा शिक्षित परिवार था। तो तालिबान की धमकियों के बाद भी इन्होंने स्कूल जाना नहीं छोड़ा, और एक दिन तालिबान आतंकवादी इनकी बस में आते हैं और इनकी कनपट्टी पर गोली मार देते हैं। कनपट्टी पे गोली तो मारते हैं, लेकिन जो गोली है उनकी कनपट्टी को छू के निकल जाती है, मतलब आधी बहुत ज़्यादा ये वहाँ पे जख्मी हो जाती है और बेहोश हो जाती है।
तुरंत इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है पाकिस्तान में। इन्हें कैसे न कैसे ये जीवित रहती है और तुरंत इन्हें यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में इनका इलाज होता है और कुछ समय बाद ये सही हो जाती है। तो उनके तालिबान से बिना डर के स्कूल जाने के कारण ही आपका जो नोबेल फाउंडेशन या नोबेल पुरस्कार, इन्हें नोबेल पुरस्कार से शांति के क्षेत्र में 2014 में हमारे भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। सबसे अधिक उम्र की बात करें तो सबसे अधिक उम्र में दिया गया था जॉन बी गुडइनफ को, 97 वर्ष की उम्र में। ठीक है, अभी 2019 में ही मिला है ये। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में। तो याद रखना कि गुड, उनका स्वास्थ्य या उनकी हेल्थ गुड थी, इसीलिए वो इतने समय तक जीवित रहे। मलाला यूसुफजई का नाम तो आपको ऐसे भी याद रहेगा, लेकिन जॉन भी गुड इनफ में थोड़ा सा हो सकता है। याद रखना उनका गुड हेल्थ के कारण वो लंबे समय तक जीवित थे, इसीलिए नाम याद रह जाएगा। गुड हेल्थ थी इसीलिए उनमें जान थी, तो जॉन बी गुड इनफ। ठीक है, सबसे कम उम्र मलाला यूसुफजई, सबसे अधिक उम्र जॉन बी गुड इनफ। ठीक है, एक पुरुष का भी नाम आपने देखा होगा बहुत सारी बुक में, लॉरेंस ब्रेक। तो लॉरेंस ब्रेक दोस्तों 25 वर्ष की उम्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उनका रिकॉर्ड जो है मलाला यूसुफजई ने तोड़ दिया है, क्योंकि इनको जब नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया तब उनकी उम्र मात्र कितनी थी, 17 वर्ष। ठीक है, आगे हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार और भारत, कि भारत का नोबेल पुरस्कार में क्या क्या योगदान है। तो नोबेल पुरस्कार और भारत में सबसे पहले ये जो आपके सामने फ़ोटो है रविंद्रनाथ टैगोर की है, जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर तो पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है, पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है आपके, रविंद्रनाथ टैगोर, या इन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर भी नहीं कहते हैं। ठीक है, इनका एक और अन्य नाम भानु सिंह ठाकुर भी है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर या भानु सिंह ठाकुर, जो कि एक बंगाली कवि, लेखक, संगीत रचयिता और चित्रकार थे, जिनका जन्म कलकत्ता बंगाल में हुआ था। ठीक है, इन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की है, बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला। तो एकमात्र विश्व की ऐसी हस्ती है जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगानों की रचना की है। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ भी रही है, जैसे गोरा, गीतांजलि। और गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए तो इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एशिया के पहले व्यक्ति थे, या यूँ कहें कि पहले गैर यूरोपीय, इनसे पहले किसी भी यूरोप से बाहर वाले व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से नहीं नवाजा गया था। तो ऐसे पहले व्यक्ति, हमारे भारत के भी पहले हो जाएंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर, अगर पूछे आपको सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर, उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए। दूसरे नंबर पर हम देखें तो दूसरे नंबर पर थे हमारे भारत के वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो पूछ लें कि पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार, तो पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे आपके, सीवी रमन या चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें 1954 में पहली बार भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। ठीक है, इन्होंने जो रमन प्रभाव की खोज जो है वो इन्होंने 28 फरवरी 1928 में की थी। उसी की याद में 28 फरवरी को भारत में हम प्रत्येक वर्ष विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया रमन प्रभाव की खोज के लिए। ठीक है, प्रकाश से संबंधित है। और तीसरे नंबर पर आती है हमारी मदर टेरेसा। तो अगर आपसे पूछ ले कि पहली भारतीय महिला, विश्व की पहली महिला तो मैरी क्यूरी हो गई, लेकिन अगर पूछ ले कि पहली भारतीय महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया वो कौन है, तो वो कौन रहेगी आपकी, मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में शांति के क्षेत्र में समाज सेवा के लिए, समाज सेवा इसलिए क्योंकि HIV से पीड़ित, TB से पीड़ित, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी से पीड़ित लोगों के लिए स्कूल और अनाथालय ये चलाती थी। और उन बीमारियों से पीड़ित जो लोग थे, जिनको लोग छूना भी नहीं चाहते थे, उन लोगों के लिए ये काम करती थी। इसीलिए इन्हें समाज सेवा में शांति का नोबेल पुरस्कार 1980 में दिया गया था। जो मदर टेरेसा थी, मदर टेरेसा का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो स्कोपिया में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तरी मैसिडोनिया, जो कि यूरोपियन कंट्री है, उसकी राजधानी है। ये जो मदर टेरेसा है, इनका जो अधिकांश समय भारत और अल्बानिया में बीता है। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, भारत रत्न से भी इन्हें नवाजा गया है 1980 में। ठीक है, और सबसे पहले जो भारत में आई थी तो ये 1929 में आई थी, भारत दार्जिलिंग में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है आपका दार्जिलिंग। और इन्होंने जो अपना अधिकांश समय वो कहाँ बिताया था, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो पहली भारतीय महिला कौन थी आपकी, मदर टेरेसा, जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, किस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। चौथे नंबर पर थे अमर्त्य कुमार सेन, जिनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था।
ठीक है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र या यूँ कहें वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अमर्त्य कुमार सेन को भी भारत रत्न 1999 में, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, 1999 में इन्हें उससे मतलब एक साल बाद उन्हें इसे नवाजा गया था। ऐसे ही अमर्त्य कुमार सेन के साथ हुआ और ऐसे ही मदर टेरेसा 1979 में नोबेल, 1980 में भारत रत्न। अमर्त्य कुमार सेन 1998 में नोबेल पुरस्कार और 1999 में भारत रत्न। तो इनका भारत रत्न का भी वर्ष याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपके सामने जो फ़ोटो है ये बहुत ऐतिहासिक फ़ोटो है, क्योंकि इनमें जो दो शख्स है, जो दो नागरिक है, एक पाकिस्तान के हैं और एक कहाँ के हैं, भारत के। तो जो 5वें नंबर पर आते हैं हमारे नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता, वो है कैलाश त्यार्थी, जिन्हें 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में शांति के क्षेत्र में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। कैलाश सत्यार्थी का दोस्तों जन्म विदिशा मध्य प्रदेश में हुआ था और इन्हें बच्चों की तस्करी, बाल श्रम और दास्ता को रोकने के लिए जाना जाता है। और इन्होंने एक आंदोलन चालू किया है, बचपन बचाओ आंदोलन, और 2017 से इन्होंने एक भारत यात्रा भी बच्चों के अधिकारों के रक्षा के लिए प्रारंभ की है। ठीक है, ये 5 ऐसे शख्स हैं जो मूलतः भारतीय थे। तो ऐसे अगर पूछे कि आपको मतलब जो मूलतः भारतीय कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला, तो कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को। अब हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म तो भारत में हुआ था, लेकिन जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तब उनके पास भारत की नागरिकता नहीं थी, यानी कि वो यहाँ से प्रवासी बाहर चले गए थे। ठीक है, तो ऐसे जो पहले शख्स थे, वो पहले शख्स थे हमारे हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना का जो जन्म है, वो तो जब इनका जन्म हुआ तब इनका जन्म पंजाब में हुआ था, जब भारत पे अंग्रेज़ों का राज था। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद ये अमेरिका चले जाते हैं और वहीं पे अपना शोध कार्य करते हैं। तो इन्हें कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए, ठीक है, कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, तो ये भारतीय मूल के पुरस्कार विजेता है, मूलतः भारत के नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पहले व्यक्ति हुए हरगोविंद खुराना। दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर दोस्तों चंद्रशेखर वेंकट रमन के भतीजे थे। ठीक है, इन्हें 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर सीमा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था लाहौर, उस समय ब्रिटिश भारत, मतलब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था, ब्रिटिश भारत, लाहौर में हुआ था इनका जन्म। और जब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तब इनके पास किस देश की नागरिकता थी? अमेरिका की। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मूलतः भारत, मतलब इनका जन्म तो भारत में हुआ था, लेकिन जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला तब ये अमेरिका के नागरिक थे। तो भारतीय मूल के पुरस्कार विजेता है। तीसरे नंबर पर जो है आपके वो है वेंकटरमन रामकृष्ण। वेंकटरमन रामकृष्ण का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, इनका बचपन भारत में बीता। ठीक है, उसके बाद ये अमेरिका चले गए और अमेरिका के बाद ही जब ये अपने शोध कार्य के लिए कहाँ चले गए? ब्रिटेन में चले गए। वर्तमान में ये रॉयल सोसाइटी लंदन के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो वेंकटरमन रामकृष्ण को रसायन क्षेत्र में राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली के लिए 2009 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अगले व्यक्ति तो जो बहुत अभी लेटेस्ट है, अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और वर्तमान में इनके पास कहाँ की? अमेरिका की नागरिकता है। ठीक है, इन्हें विश्व स्तर पर गरीबी को समाप्त करने की दिशा में इनकी पत्नी एस्थर डफलो व इनके मित्र हैं माइकल क्रेमर के साथ इन्हें पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, तो अभिजीत बनर्जी भी भारतीय मूल के हैं, लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ रहते हैं? ये अमेरिका रहते हैं। ठीक है, इसके साथ एक और महत्वपूर्ण आपका जो बिंदु है कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी है कि नोबेल पुरस्कार विजेता तो है, लेकिन किसी न किसी प्रकार उनका भारत से संबंध रहा है। तो ऐसे नामों को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहला नाम आता है रोनाल्ड रॉस। तो रोनाल्ड रॉस का नाम तो आपने कहीं ना कहीं मलेरिया, जब आपने पढ़ा होगा मलेरिया डिसीज़ के बारे में, तो मलेरिया डिसीज़ में रोनाल्ड रॉस बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो रोनाल्ड रॉस थे, रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया था कि जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ या परजीवी से होता है। ठीक है, तो रोनाल्ड जो रॉस थे, इनका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन जब जन्म भारत में हुआ, लेकिन भारत में उस समय अंग्रेज़ों का राज था। तो इनके पास जो नागरिकता है वो नागरिकता कहाँ की है? ब्रिटेन की है। ठीक है, तो इनका जन्म ही भारत में हुआ था, लेकिन ये कभी भारत के रहे नहीं हैं। तो इसलिए भारत में जन्म होने के कारण ये भारत से संबंधित कभी सभी इनसे पूछ लेता है प्रश्न। ठीक है, तो मलेरिया से संबंधित आपसे प्रश्न पूछ लें तो रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के क्षेत्र में मलेरिया में विशेष योगदान के लिए 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगले रुडयार्ड किपलिंग का नाम हमेशा जब भी आता है तो हमें एक पुस्तक का नाम याद आता है, जंगल बुक, जिसमें मोगली नाम का पात्र आपका रहता है। तो रुडयार्ड किपलिंग जो है उनका जन्म बॉम्बे में हुआ था
उस समय भारत पे अंग्रेज़ों का राज था, लेकिन इनके पास भी नागरिकता कहाँ की थी, ब्रिटेन की। इनके पिताजी यहाँ पे हो सकता है कि किसी जॉब में हो या किसी सर्विस में हो। ठीक है, तो रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य के क्षेत्र में 1907 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और ये अपनी एक बुक है द जंगल बुक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर हम बात करें दलाई लामा, 14वें दलाई लामा। इन्हें शांति के क्षेत्र में 1987 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अभी हाल फिलहाल में इनके पास भारत की नागरिकता है और हिमाचल प्रदेश में रहते भी है, लेकिन जब इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, तब ये कहाँ के निवासी थे, तिब्बत के। हाँ, वर्तमान में ये भारत में रहते हैं। ठीक है, अगले हैं वी एस नायपॉल। तो वी एस नायपॉल के जो दादाजी थे वो भारतीय नागरिक थे, लेकिन इनका परिवार समेत ये कहाँ चले जाते हैं, त्रिनिदाद एंड टोबैगो में चले जाते हैं। तो वी एस नायपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये दोस्तों इतने महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए भारत से संबंधित विजेता, लेकिन फिर भी इनके बारे में थोड़ी इनकी खोज वोज और ये देख लेना, क्योंकि आजकल प्रश्न कहीं से भी उठ के आपका आ सकता है। एक बार और कि विश्व में सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, तो कौन रहेंगे, किस देश के नागरिक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के। लगभग 350 लोगों को मिला है, अमेरिका के 350 लोग नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। और अगर अभी तक एक हम आंकड़ा देखें कि अभी तक कुल कितने नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, तो अभी तक कुल लगभग 950 नोबेल पुरस्कार दिए गए। तो आपसे कभी संख्या नहीं पूछेगा कि कितने दिए, क्योंकि हर साल बढ़ते घटते रहते हैं। इस जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको एक ही चीज़ की कमी दिखेगी और वो रहेगी हमारी कि वर्तमान में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है। तो दोस्तों वो आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अभी समय जो है अभी आपका जुलाई चल रहा है और अक्टूबर में फिर अभी अक्टूबर 2020 में जो पुराने हैं उनके नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होगी। तो अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक जो भी एग्ज़ाम होती है, उन एग्ज़ामों में करंट के क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से संबंधित पूछे जाते हैं। तो जब अक्टूबर में घोषणा होगी तो उस पर हम एक वीडियो बना लेंगे, तो वो आपको उसी समय महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हर वर्ष नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो आपको इतने सारे नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और आगे भी ऐसे ही वीडियो अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।